आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 131 विला की डील। आदित्य ने रितेश को देखा और हंसा। तुम शायद तुम भी नीलम दत्ता के पालतू कुत्ते हो, है न? मुझे याद है कि उसे लकी नाम का कोई आदमी पसंद है। तुम बहुत बोलने की हिम्मत कर रहे नाली के कीड़े, आज तुम्हारा पाला किसी असली मर्द से पड़ा है। रितेश ने उंगली दिखाई। उसको आवाज गुस्से में कांप रही थी। उसने हाथ से इशारा किया। उसके आसपास के लोग आदित्य की तरफ बढ़ने लगे। आन तुरंत आगे बढ़ा इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, लेकिन आदित्य ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और खुद आगे बढ़ा। वह लोग कुछ रिएक्ट कर पाते सिर्फ 2 सेकंड्स में ही सबके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे किसी को भी कुछ भी समझने या रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। वह सब के सब एक साथ ही जमीन पर गिर और बेहोश हो गए। यह देखकर रितेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा नहीं था कभी थप्पड़ भी इतना जोरदार हो सकता है कि उसके ताकतवर आदमी एक थप्पड़ से बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अब आदित्य रितेश को तरफ बढ़ने लगा। आदित्य को अपने करीब आता देखकर रितेश के शरीर से ठंडी भाप निकलने लगी। उसे एहसास हुआ शायद उसने आदित्य को कुछ ज्यादा ही काम आका है। तो तुम करना का क्या चाहते हो? वह हिचकिचाते हुए मुश्किल से बोला। आदित्य ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और बोला, कुछ ज्यादा नहीं, बस तुम्हारी टांगे तोड़ना चाहता हूं। आखिरकार तुम्हारे पास बहुत जोशीली हिम्मत है। इतना तो आसानी से झेल लोगे तुम? आदित्य का पैर तेजी से बाहर निकला और 2 धमकों के साथ रितेश के घुटने टूट गए। पूरा विला दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। आदित्य और अमन के चेहरे पर बहुत सीरियस भाव थे। वही रितेश दर्द से कराह रहा था। आदित्य ने रितेश को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, गेट लॉस्ट और इस विला का सौदा करने के लिए जो भी आगे आने चाहे उसे मेरे पास भेजी। मैं यहीं खड़ा हूं। इस विला को किसने कब्जे में ले रखा है? अमन ने रितेश को गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। मेरे पापा का मैनेजमेंट देख रहा है। मुझे उनके पास जाना है। रितेश दर्द की सहते हुए मुश्किल से बोला। उसे यहां बुलाओ, आदित्य ने कहा। रितेश माना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह तुरंत बोला, हाँ मैं कॉल करता हूं। कहते हुए रितेश खुद को घसीटकर एक स्पीकर के पास ले गया और मोबाइल निकलकर नंबर डायल करने लगा। ऐत्या सोफे पर बैठ गया। मिस्टर कपूर, इसका बाप शायद कोई परेशानी खड़ी करेगा। अमन धीरे से आदित्य के कान के पास फुसफुसाया, नथिंग, डोंट वरी, जो होगा देख लेंगे। ऐसे लोगों को माफ करना खुद के लिए परेशानी पैदा करना जी। सजा देते रही लोग टकराने से पहले सोचेंगे। आदित्य ने रूबी के शब्दों को याद करते हुए खोई सी आवाज में कहा। करीब 10 मिनट बाद दरवाजा खोलते हुए एक मिडिल एज्ड आदमी तेजी से दाखिल हुआ। उम्मीद के मुताबिक इसके साथ बहुत सिक्योरिटी थी। आदित्य ने चेहरा उठाकर उसको और देखने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन इसके माथे पर बल पड़ गए। वह तेजी से आगे बढ़ा और सीधे रितेश के पास गया और हाथ खींचकर एक जोरदार थप्पड़ रितेश के मुंह पर जड़ दिया। नालायक, तुम जो कुछ भी करते हो पर परेशानी का टोकरा भरते हो। कुछ करने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। तेरा बाप क्या क्या हैंडल करे? फिर तुरंत आदित्य के सामने हाथ बांधते हुए बोला, मिस्टर कपूर, इसकी घटिया हरकत के लिए मैं सॉरी बोलता हूं। गलती मेरी है। को इस नालायक को डिसिप्लिन नहीं सिखा पाया। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं आप आगे कोई और मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? आदित्य थोड़ा हैरान हो गया। यह उसकी उम्मीद के उलट था, पर कहते हैं मुस्कुराते चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। इसलिए उसने अपनी पॉकेट में से इमरजेंसी के लिए बनाई गई रीजनरेटिंग पिल निकाली और रितेश को तरफ फेंकते हुए कहा, इसे अभी खाओ, तुम्हारे घुटनों की लाश। तो उम्मीद यही है। अमन को छोड़कर बाकी सभी इस एक्शन से थोड़ा हैरान थे। रितेश ने एक पल नहीं गवाया, तुरंत गोली को उठाकर मुंह में रख लिया और फिर वही हुआ जो सिर्फ अमन को पता था। अगले ही पल रितेश अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी हैरान रह गए। धन्यवाद मिस्टर, रितेश के पापा ने थैंक्स करना चाहा, पर आदित्य बीच में टोकते हुए बोला, बस बायो में मुझे दिलचस्पी नहीं, मुझे इस विला का सौदा करना है। आदित्य ने अपना ब्लैक कार्ड निकालकर रितेश के पापा के सामने किया, वही कार्ड जो उसे अमर पारेख ने दिया था। कार्ड को देखते ही रितेश के पापा का चेहरा बदल गया। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, आपने मेरे बेटे को माफ भी किया और ठीक भी किया। उसके बदले में मैं यह विला आपको खुद प्रेजेंट करना चाहता हूं, एक गिफ्ट के रूप में। गिफ्ट? आदित्य सच में पड़ गया।
रितेश के पापा इतने विनम्र कैसे हो सकते हैं, जबकि आदित्य ने उसके बेटे के घुटने तोड़े थे? ये जरूर इस ब्लैक कार्ड को वजह से है। अमन आदित्य के कान में धीरे से फुसफुसाया और आदित्य ने तुरंत कार्ड पीछे किया और पॉकेट में डाला। ओके थैंक्स लॉट, आपकी दयालुता को मैं हमेशा याद रखूंगा। पेपर वर्क पूरा करो इस विला का। आदित्य ने सीधे सीधे कुछ क्षण में बात खत्म कर दी। रितेश और बाकी लोगों के जाने के बाद आदित्य ने बाहें फैलाकर आसपास की हीलिंग एनर्जी को महसूस किया और उसका शरीर उत्तेजित हो गया। हर्ब्स का सामान यहां रखवा लो, आदित्य ने कहा तो अमन वापस चला गया है लाने। अफीरे ने समय बर्बाद नहीं किया, वह लगातार एनर्जी को अट्रैक्ट और स्थापित कर रहा था। दूसरी ओर साउथ साइड सिटी के हीरो अरुण ओसवाल ने एक कोट पहनकर अपनी लुक को कंप्लीट किया और तेजी से अपने मेंशन के बाहर खड़ी गाफियों की लाइन की तरफ तेजी से चलता हुआ एक गाड़ी में बैठ गया। सिटी सेंटर, उसने ड्राइवर से कहा और उसके चेहरे जीरो एक्सप्रेशन ने उसकी लुक और भी मिस्टेरियस बना दिया। गाड़ियों का काफला सिटी एंटर की तरफ बढ़ने लगा। एपिसोड 132 रिचार्जिंग पिल्स। दूसरी ओर साउथ साइड सिटी के हीरो अरुण ओसवाल ने एक कोट पहनकर अपनी लुक को कंप्लीट किया और तेजी से अपने मेंशन के बाहर खड़ी गाड़ियों की लाइन की तरफ तेजी से चलता हुआ एक गाड़ी में बैठ गया। सिटी सेंटर, उसने ड्राइवर से कहा और उसके चेहरे जीरो एक्सप्रेशन ने उसकी लुक और भी मिस्टेरियस बना दिया। गाड़ियों का काफला सिटी सेंटर की तरफ बढ़ने लगा। इधर आदित्य दोपहर से अपनी शक्तियों पर फोकस करके किसी फॉर्मूला की खोज कर रहा था, कुछ ऐसा फॉर्मूला जिससे वह बलवंत और उस बूढ़े की तरह शक्तियां पा सके। आदित्य ने अपने मन पर पूरा कंट्रोल किया और अपने पिताजी के समय में जाकर कुछ सिंध ही लाया। जैसे ही उसको कुछ फॉर्मूला मिला, उसने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की, तुरंत हर्ब्स से पिल्स बनाने में बिल्कुल फोकस्ड होकर काम शुरू कर दिया। इस बार वह कुछ अलग बना रहा था जो सिर्फ और सिर्फ उसके खुद के लिए था। कड़ी मेहनत के कारण उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, पर अपने सामने एक बाउल में गोलियों की गिनती करने के बाद उसके चेहरे की थकान एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल में बदल गई। मेरी रूबी को पाने के लिए आगे बढ़ने का पहला कदम एनर्जी को रेक्ट करने के लिए मुझे अब साधना में बैठने की हर बार जरूरत नहीं होगी, इनको मैं रिचार्जिंग पिल्स का नाम दूंगा, उसने धीरे से कहा। वह रूबी को जल्दी से जल्दी पा लेना चाहता था, इसलिए अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ने के लिए उसने ऐसी गोली बनाई थी जो उसकी बॉडी को आसपास मौजूद एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए उत्साहित करेंगी। इसकी उसको बहुत जरूरत थी, क्योंकि कई बार वह ऐसी जगहों से गुजरा यहाँ एनर्जी तो बहुत थी लेकिन उसके पास साधना में बैठने या खड़ने का समय नहीं था। अब इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल गया था। उसके पास 30 चार्जिंग पिल्स थी। उसने एक गोली उठाई और अपने मुंह में डाली। जैसे ही उसने गोली निगली, उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि शरीर में गोली को घुलने में मदद मिल सके। गोली पर में चली गई और ऐसा लगा जैसे फट गई हो। उसकी शक्ति जल्दी से उसके शरीर में फैल गई। भले ही खुश होने की बात थी, पर आदित्य कुछ चिंतित हो गया। उसने एक और गोली उठाई और निगल ली। यह गोली और भी तेजी से प्रवाहित हुई और तुरंत गायब हो गई। आदित्य ने आंखें सिकोड़ी, क्योंकि इस होली ने आदित्य की बॉडी पर कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाया। लगता है रयूमर और रियलिटी में सच में बहुत फर्क है। हर गोली को अपना काम करना चाहिए, तो इस गोली ने एनजी को आगे के लेवल तक क्यों नहीं पहुंचाया? आदित्य ने अपने मन में सोचा। उसने तीसरी गोली निगलने की जल्दी नहीं की, वह बाकी की गोलियों को घूरता रहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने सभी गोलियों को एक साथ निगलने का फैसला किया। अगर एक के बाद दूसरी गोली काम नहीं करती तो सभी को एक साथ काम करने देना चाहिए, बस इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसने अपने मन में सोचा और फिर एक एक करके सभी गोलियां निगल ली। उसे लगा उसका पेट अब फट जाएगा। सभी गोलियों ने एक साथ असर दिखाना शुरू किया और आदित्य के लिए इनको सहन कर पाना मुश्किल हो गया। उसके माथे से पसीना टपकाने लगा और पर के निचले हिस्से में तेज दर्द का एहसास हुआ। खुद पर भरी भरकम कंट्रोल रखने के बावजूद भी आदित्य के मुंह से चीख निकल ही गई। दर्द कुछ ऐसा था जिसको उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। उसकी आंखों के सामने का दृश्य धीरे धीरे धुंधला हो गया। नहीं, जैसे ही वह बेहोश होने की कगार पर आया तो खुद को जगाए रखने के लिए मजबूर किया। वह इन शब्दों के अर्थों में डूब गया जो रूबी ने उसको जाने से पहले कहे थे, नहीं, मैं इस तरह नहीं गिर सकता, वरना दोबारा यह एनर्जी मेरा शरीर कभी नहीं झेल पाएगा। वह खुद को इनकरेज करने के लिए दर्द को चबाते हुए बोल रहा था। उसने अपने दांतों को भींच लिया और दर्द को सहन करने के लिए अपनी मानसिक स्थिति को काबू किया और खुद की आत्मा पर भरोसा किया। गोलियां उसके शरीर में फटती रही और एनर्जी प्रवाहित होती रही। आधे घंटे से भी ज्यादा समय लगा। धीरे धीरे आदित्य की मानसिकता शांत होने लगी। उसने खुद को दर्द के लिए अनुकूल बना लिया। उसका कांपता हुआ शरीर भी अब स्थिर होने लगा। इस समय एक ग्रीन रोशनी प्रकट हुई और उसने आदित्य को चारों ओर से घेर लिया और बाहरी दुनिया से अलग करके अपने कब्जे में ले लिया। आखिरी गोली के फटने के बाद आदित्य को लगा दर्द अब गायब हो गया और उसकी जगह एक गर्म धारा
बहने लगी है, जैसे वह किसी गर्म झरने में भीग रहा हो। आदित्य पैर मोड़कर बैठा हुआ था और एनर जी को अपने शरीर के एक हिस्से में मिला रहा था। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। आकाश धीरे धीरे कल हो गया और तारों से भर गया। अमन आदित्य के कमरे के बाहर खड़ा था, अपनी दोनों बाहें बांधे चारों ओर ठंडे अंदाज में देख रहा था। वह एक सर्तक रक्षक लग रहा था। तभी उसको दूर से आती हुई कारें दिखाई दी। वह सभी विला के एंट्रेंस पर आकर रुकी। एक कार से एक लड़का और दो दुबले पतले गाइस उतरे। उस लड़के ने बॉडी को स्ट्रेच किया और आसपास देखते हुए बोला, यहाँ का वातावरण सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फिर उसने विला की तरफ नजर मारी। एपिसोड 133 घुटने टेको। अमन आदित्य के कमरे के बाहर खड़ा था, अपनी दोनों बाहें बांधे चारों ओर ठंडे अंदाज में देख रहा था। वह एक सर्तक रक्षक लग रहा था। तभी उसको दूर से आती हुई कारें दिखाई दी। वह सभी विला के एंट्रेंस पर आकर रुकी। एक कार से एक लड़का और दो दुबले पतले गार्ड्स उतरे। उस लड़के ने बॉडी को स्ट्रेच किया और आसपास देखते हुए बोला, यहाँ का वातावरण सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फिर उसने विला की तरफ नजर मारी। यह आदित्य कपूर सच में आनंद को सही मायने में एंजॉय करना अच्छे से जानता है, अरुण ने व्यंग्यात्मक लहजे से कहा। यह सुनकर उसके साथ खड़े दोनों आदमी मुस्कुराए। चलो इस आदित्य कपूर को देखते हैं, कहते हुए वह अपने आदमियों के साथ विला में एंटर हुआ। उनको विला में एंटर होता देखकर अमन अपनी जगह से आगे बढ़ा और उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लिया। अब ये मिस्टर आदित्य कपूर का पर्सनल निवास है, आओ प्लीज पीछे हट जाइए, अमन ने उनके सामने खड़े होते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? शायद जानते नहीं हो तुम किसको नाराज करने की हिम्मत कर रहे हो। अरुण के साथ आए एक आदमी ने अमन पर चिल्लाते हुए कहा, क्या हम थोड़ा विनम्र नहीं होना चाहिए जब कोई चलकर आया हो? अरुण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज करते हुए कहा, मैं इतनी दूर से आदित्य कपूर से मिलने आया हूं और तुम मुझे दरवाजे से ही वापस भेज रहे हो। क्या यह मेहमानों के साथ सही बिहेवियर है? अमन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे माफ कीजिए लेकिन मिस्टर कपूर वास्तव में किसी काम में बिजी हैं। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जैसे ही मिस्टर कपूर फ्री होंगे मैं तुरंत उनसे बात कर लूंगा। यह आदित्य कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करता है ना? चलो साइड हटो, उससे मिलने दो। अरुण की बात करने के स्टाइल में तिरस्कार झलक रहा था। अमन ने तुरंत उनको रोकते हुए कहा, मिस्टर कपूर सच में नहीं मिल सकते, आप जिद न करें। अमन का लहजा तो शांत था लेकिन उसमें धमकी की टोन थी। तुम कुछ ज्यादा ही बन रहे हो, कुछ ही देर में तुम पैरों में गिरे हुए मिलोगे। साथ साइड सिटी की ओसवाल फैमिली के प्रिंस अरुण ओसवाल को नाराज करने की सजा से तुम वाकिफ होने ही चाहिए। इस बार अरुण के साथ वाले आदमी ने धमकी दी। साथ साइड सिटी के अरुण ओसवाल का नाम सुनकर अमन का चेहरा बदसूरत हो गया। वह इस नाम के आदमी की दबंगाई से अच्छी तरह वाकिफ था। इनर स्ट्रेंथ एक्सपर्ट होते हुए भी वह अपने सामने खड़े लोगों का मुकाबला करने में समर्थ नहीं था। उसकी भौहें सिकुड़ गई। मिस्टर ओसवाल, आई एम सॉरी, मिस्टर कपूर सच में बिजी हैं, आप किसी और दिन उनसे मिल लेना। अमन ने अपने कदम पीछे न खींचते हुए विनम्र रहने की कोशिश की। बस बहुत ही गया। अरुण के साथ वाला आदमी चिल्लाया, या तो रास्ता छोड़ दो या फिर मुझे आगे के एक्शन के लिए दोष मत देना। मिस्टर ओसवाल, उनके पास सच में कुछ है। अमन ने इतना ही कहा था। अरुण ने उसे हाथ दिखाकर चुप रहने को कहा। अमन जानता था उसके पास इन लोगों का मुकाबला करने के कुछ नहीं, पर उसे अच्छे से याद था आदित्य ने उससे कहा था वह इस समय सिर्फ उस पर भरोसा कर सकता है। अमन आदित्य का भरोसा अपनी जान बचाने के लिए नहीं तोड़ सकता था। वह बहुत ही विनम्र होते हुए बोला, मिस्टर ओसवाल प्लीज किसी और दिन आएगा। अरुण थोड़ा घमंडी होते हुए बोला, अगर मैं अंदर की जिद पर रहूं तो? अमन एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, तो मैं आपसे सिर्फ माफी ही मांग सकता हूं। अरुण जोर से हंसा, एक इनर स्ट्रेंथ एक्सपर्ट होने के बावजूद भी तुम सिर्फ माफी मांगेंगे? या यह स्ट्रेंथ की बर्बादी नहीं? और बातों में समय खराब करना सबसे बकवास बात होती है। अमन का दिल थोड़ा सा कांप गया। वह अपनी बात को दोहराने लगा, मिस्टर ओसवाल, मिस्टर कपूर सच में पटाक। अरुण ने अमन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। समझते क्या तुम खुद को बस एक कुत्ता की मेरा रास्ता रोक रहा है? जल्दी से हटो, अपनी बात से पीछे बोलो। तुम आदित्य तक मुझे पहुंचने से रोक नहीं सके वरना मैं तुम्हें यही क्रश कर दूंगा। अरुण के अंदर एक हत्यारी आत्मा जल रही थी। अमन दांत पीसते हुए बोला, अरुण ओसवाल तुमसे कह दिया मिस्टर आदित्य कपूर मेहमानों से नहीं मिल रहे, किसी के घर जाकर उनके रूल तोड़ना अच्छे संस्कार नहीं होते। यह सुनकर अरुण का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम तो एक वफादार कुत्ते हो। अरुण ठंडे अंदाज में बोला, चलो इस मसल कर मार देते हैं। एक आदमी गुस्से से बोला, नहीं मैं पहले इस न
चीज से खेलना चाहता हूं, अरुण ने कहा और अमन के सामने चला गया। तुम्हें बताता हूं कि असली इनर स्ट्रेंथ क्या होती है। इतना बोलते ही उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और अमन पर वार किया। अमन जानता था वह उसके सामने टिक नहीं सकता। उसने झट से अपना शरीर एक साइड खींच लिया। वेरी स्लो कहते हुए अरुण ने अपने होठों का एक कोना मजाक उड़ाने वाली स्माइल में मोड़ा और तुरंत अमन की छाती पर वार किया। अमन का शरीर उड़ गया और गिरकर स्थित होने की जगह कई मीटर्स तक फिसलता गया। यह तो बहुत शक्तिशाली है, कहते ही अमन के मुंह से खून की धारा बहने लगी। बस उठ भी नहीं पाए, कहते हुए अरुण धीमे कदमों से चलता हुआ अमन के पास आया। अमन उठने की कोशिश कर रहा था। अरुण ने उसको पैर से दबाते हुए कहा, लगता है उस आदित्य को एक कुत्ते की कोई परवाह नहीं। चलो एक कुत्ते की तरह घुटने टेको। एपिसोड 134 दरवाजे के भीतर। यह तो बहुत शक्तिशाली है, कहते ही अमन के मुंह से खून की धारा बहने लगी। बस उठ भी नहीं पाए, कहते हुए अरुण धीमे कदमों से चलता हुआ अमन के पास आया। अमन उठने की कोशिश कर रहा था। अरुण ने उसको पैर से दबाते हुए कहा, लगता है उस आदित्य को एक कुत्ते की कोई परवाह नहीं। चलो एक कुत्ते की तरह घुटने टेको तुम्हारे सपने में। कहते हुए अमन पूरा जोर लगाकर खड़ा हो गया तो अरुण अपना पैर पीछे खींचने को मजबूर हो गया, पर अरुण भी अमन को मौका देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जैसे ही अमन खड़ा हुआ उसने तुरंत अमन के घुटने पर लात मार दी, जिसने अमन को वापस जमीन पर गिरने को मजबूर कर दिया। इसके खून से लथपथ मुंह से चीख निकली, पर इससे आदित्य को डिस्टर्बेंस न हो उसने चीख दबा ली। ओके यंग मैन, अगर तुम खुद घुटने नहीं टेक रहे तो मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। इतना कहते ही उसने अपनी हथेली अमन के कंधे पर रखी और जोर से बढ़ा दी। एक सेकंड में ही अमन की धड़ जमीन से टच हो गई। दूसरे हाथ से उसने अमन का एक हाथ पकड़ा और मरोड़कर तोड़ दिया। इस बार अमन को फिर से असहनीय दर्द हुआ, जिससे उसका जबड़ा कस गया। उसने कसकर आंखें बंद कर लीं। वह पसीने से लथपथ हो गया और अत्यधिक दर्द के कारण कांपने लगा। अरुण ने अपनी हथेली से उसके कंधे पर और बाल डाला। अमन को ऐसे लगा जैसे कोई पहाड़ उसके कंधे पर रखा हुआ हो जो उसकी हड्डियों को कुचल रहा हो। अरुण का चेहरा बदल गया। वह खींचते हुए बोला, हैरानी है मुझे, तुम अभी तक टिके हुए हो। लेकिन कब तक? अरुण ने अमन के कंधे छोड़कर उसकी दूसरी टांग कुचल दी। अमन दर्द से तड़पा। हा, लगता है तुम्हारी आत्मा भी हड्डियों जैसी कमजोर है। डर तो रहे हो मरने से, पर मान नहीं रहे। वह दर्द से तड़प रहे अमन के पास धीमे कदमों से चलता हुआ बोला। उसकी आवाज और नजर में गहरा तिरस्कार था जो साफ झलक रहा था। मिस्टर ओसवाल रुकिए। उसका एक आदमी हड़बड़ाहट में उसके पास आया। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? वह रौबीली आवाज में अपने आदमी से बोला। मिस्टर ओसवाल, वह आदित्य कपूर यहाँ उस लकड़ी के टुकड़े की मदद से खेती करने की तैयारी में है, वह हांफते हुए बोला। यह सुनकर अरुण का चेहरा बदल गया। मिस्टर ओसवाल, इस खिलौने से खेलने के लिए हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ देरी और हुई तो शायद हम कभी वह लकड़ी का टुकड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। वह आदमी चिंतित होते हुए बोला। अरुण का गुस्सा और बढ़ने लगा। इसको अब समय की बर्बादी का एहसास हुआ। वह अमन को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तुमने मेरा बहुत कीमती समय खराब किया है। अगर वह लकड़ी का टुकड़ा मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह कहते हुए वह विला की ओर मुड़ा, लेकिन इसी समय उसके पैरों को किसी चीज ने अचानक जकड़ लिया और उसके कदम अचानक रुक गए। उसके नीचे देखा, अमन उसके पैरों को कसकर पकड़कर उसको हिलने तक नहीं दे रहा था। मिस्टर कपूर मेहमानों से नहीं मिल रहे हैं? अमन दांत पीसते हुए बोला। तुम मौत की तलाश में हो क्या? दूर हटो मुझसे, अरुण चिल्लाया। अरुण ने पर झटकने की कोशिश की, लेकिन अमन पागलों की तरह उसके पैरों को जकड़े हुए था, जिससे छूटना अरुण के लिए असंभव था। अरुण ने अपना दूसरा पैर उठाया और अमन के सिर पर वार किया। एक किक, दूसरी किक, तीसरी किक, चौथी किक। हर किक के साथ अमन खून थूक रहा था, पर उसने अरुण को नहीं छोड़ा। अब तक अरुण के साथ वाले दोनों आदमी भी हैरान रह गए थे। उनके सामने इतना टिकने वाला कोई नहीं मिला था। तुम अपनी जगह से पीछे हट रहे हो या नहीं? अरुण का चेतावनी भरा था। अमन ने ना में सिर हिलाया। ओके ठीक है, अगर तुम पीछे नहीं हट रहे तो मैं भी नहीं आगे बढ़ने के लिए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अमन से इतना बोलकर अरुण ने अपने आदमियों से कहा, तुम दोनों अंदर जाओ। जी सर, कहते हुए दोनों आदमी आगे बढ़े। अमन के पास इन दिनों को रोकने का बाल नहीं था। वह हेल्पलेस होकर उनकी अपने पास से गुजरते हुए देखता रहा। मिस्टर ओसवाल, दरवाजा अंदर से बंद है। एक आदमी आदित्य के रूम के बाहर खड़ा होकर बोला। ओह, तो इसे तोड़ दो, अरुण ने ऑर्डर दिया। यस मिस्टर ओसवाल, कहते हुए दोनों आदमी दरवाजा तोड़ने लगे। अंदर आदित्य पिल्स
को निगलने के बाद गहरी हरी रोशनी में डूबा बैठा था। हर एक गोली उसके हर एक ज्वाइंट में जाकर घुल रही थी। जैसे जैसे गोलियां उसके शरीर में घुल रही थी, वैसे वैसे आदित्य के आसपास की हरी रोशनी उसके शरीर में समाहित होती जा रही थी। मिनट दर मिनट समय बीतता गया। दरवाजा टूटने को आवाज अभी भी बाहर गूंज रही थी, लेकिन आदित्य बाहरी दुनिया से बेखबर लग रहा था। वह इस आवाज को सुनने में असमर्थ था। अंत में पूरी रोशनी उसके शरीर में समाहित हो गई तो वूश की आवाज के साथ गहरी सांस छोड़ते हुए आंखें खोली। हवा का एक तेज झोंका आया और उसके शरीर में भयंकर शक्ति के रूप में समा गया। आदित्य की हड्डियां बहुत मजबूत लग रही थी, उसकी स्किन भी बहुत कठोर हो चुकी थी। अभी भी हर्ब्स कम है, पर यह बहुत फास्ट था। 3 दिन का काम 3 घंटे में हो गया। वह खुद से बड़बड़ाया, धड़क धड़क डॉट। अब आदित्य को दरवाजा टूटने की आवाज सुनाई दी। अब आदित्य की शक्तियों में समुंदर जितना विशाल उछाल आया था, जिससे वह भांप गया। यहाँ क्या हो रहा है? एक ही सेकंड में वह दरवाजे पर आया और जोर से मुक्का मरते हुए बाहर को दरवाजा तोड़ दिया। एपिसोड 135 शर्त। अब आदित्य को दरवाजा टूटने की आवाज सुनाई दी। अब आदित्य की शक्तियों में समुंदर जितना विशाल उछाल आया था, जिससे वह भांप गया। यहाँ क्या हो रहा है? एक ही सेकंड में वह दरवाजे पर आया और जोर से मुक्का मरते हुए बाहर को दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटने से बाहर से दरवाजा तोड़ रहे दोनों आदमी अपना बैलेंस नहीं बना पाए और दरवाजे के दोनों पल्लों के साथ उड़ गए और नीचे हाल में जा गिरे। अरुण ने ऊपर देखा। आदित्य रूम से बाहर आकर रेलिंग के पास खड़ा हुआ। नीचे एंट्रेंस का दृश्य देखकर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। खून से लथपथ अमन विकलांग अवस्था में अरुण ओसवाल की टांगों को जकड़े हुए था। जैसे ही अमन की नजर आदित्य पर पड़ी तो वह कुछ बोमन के लिए संघर्ष करने लगा। मिस्टर कपूर, उसके मुंह से बस इतना ही निकला और वह बेहोश होकर अरुण के पैरों में गिर गया। अपने सेंसेज खो देने की वजह से उसकी पकड़ ढीली हो गई और अरुण उसकी पकड़ से छूट गया। अरुण ओसवाल। आदित्य ने अरुण को ठंडे अंदाज में देखा। अरुण के चेहरे पर ठंडे से मजाकिया भाव झलक रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा, मिस्टर आदित्य कपूर, मैं सोशली साउथ साइड सिटी से चलकर यहां आपसे मिलने आया हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आपका यह आदमी कुछ ज्यादा ही अपमानजनक निकलेगा, इसलिए मैंने आपकी तरफ से इसे सबक सिखाने की फ्रीडम ले ली। होप आपको बुरा नहीं लगेगा। कहने के बाद अरुण ने हल्की सी भौहें उठाई। अरुण के आदमी भी उठ खड़े हुए और अरुण के पास आकर खड़े हो गए। आदित्य ने उसकी तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं। वह जल्दी से अमन के पास आया और उसके सीने पर हाथ रखकर तुरंत अपनी शक्ति पर फोकस किया, बिना इस बात की परवाह किए कि यहाँ 3 लोग और भी हैं। आदित्य ने कुछ पलों में ही अमन के जीवन को खतरे से बाहर कर दिया। फिर अरुण की ओर देखते हुए बोला, अरुण ओसवाल, तुम यहां क्यों आए हो? आदित्य का स्वर बेहद ठंडा था, पर अरुण को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसको खबर थी रूबी वालिया जा चुकी है तो उसके गार्ड्स भी जा चुके हैं, जिन्होंने पिछली बार आदित्य की जान बचाई थी। अरुण मुस्कुराया और बोला, आदित्य, मैं अपनी चीज वापस लेने आया हूं, तुम्हारी कोई चीज मेरे पास नहीं है। अरुण का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसके आंखें सिकोड़ी और हंसते हुए बोला, आदित्य, मूर्ख तो तुम हो ही नहीं, पर होशियार भी मत बनो। वो लकड़ी का टुकड़ा कहाँ है? वो मेरा है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? आदित्य ने ठंडे अंदाज में कहा। अरुण ओसवाल का चेहरा फिर से ठंडा पड़ गया। मिस्टर आदित्य कपूर, वह एक एक शब्द चबाते हुए बोला, तुम एक बार इस पर अच्छे से विचार कर लो। अब तो रूबी वालिया भी अपने गार्ड्स के साथ यहां से चली गई तो क्या? आदित्य ने भौहें उठाई। तो बेहतर होगा मुझे नाराज करने के रिजल्ट पर तुम पढ़े लिखे लोगों की तरह विचार कर लो, अरुण ने ठंडे स्वर में कहा। आदित्य ने अरुण को देखा और उसकी आंखों में देखते हुए मंद मुस्कुराहट के साथ कहा, इस लकड़ी के टुकड़े को तो मैं खा गया हूं, फिर भी अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम? अरुण उसकी तरफ उंगली करते हुए चिल्लाया। इसका चेहरा लाल हो गया, पर वह आगे बोलने से पहले रुका। उसने आगे आदित्य के वाक्य को सीरियस न लेते हुए गहरी सांस लेकर कहा, खैर आदित्य कपूर, मैं एक समझदार व्यक्ति हूं। 3 दिन बाद हम साउथ साइड सिटी ने एक कंपटीशन करेंगे। अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे वो लकड़ी का टुकड़ा वापस दोगे, क्या ऐसा करोगे? अरुण ओसवाल कुछ मोहक से ढंग से बोला, भले ही रूबी वालिया जा चुकी है, पर फिर भी वह वालिया परिवार को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। कंपटीशन में वालिया फैमिली इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? आदित्य ने पूछा। अरुण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं हार गया तो वह लकड़ी का टुकड़ा तुम्हारा, मैं उसके लिए तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। क्या तुम दिमाग को बुखार होने पर यहां आए थे? आदित्य ने उसे लगभग डांटा। अरुण का चेहरा बदल गया। आदित्य आगे बोला, वह लकड़ी का टुकड़ा तो पहले ही मेरा है, मैं अपनी चीज को दांव पर क्यों लगाऊं? अरुण के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ी, लेकिन वह अपने गुस्से को चबाते हुए बोला, तो तुम क्या चाहते हो? अगर तुम हार गए तो तुम मेरे दोस्त अमन के सामने घुटने के बल बैठकर माफी मांगोगे, कैसा रहेगा?
आदित्य ने बहुत चालाकी से कहा। अरुण ने उसकी शर्त को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और झट से सहमत होते हुए बोला, ओके डील। अरुण ओसवाल के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। उसके ख्याल में उसके हारने का कोई चांस नहीं था। ओके, मैं 3 दिन बाद साउथ साइड सिटी आऊंगा मुकाबले के लिए, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे उम्मीद है तुम अपना वादा निभाओगे, अरुण ने कहा और जाने के लिए मुड़ा। वह अपने आदमियों के साथ कुछ ही कदम चला था, तभी आदित्य ने उन्हें रोका। वेट, आदित्य की आवाज सुनकर तीनों के कदम रुक गए। अब क्या है? अरुण ने पूछा। आदित्य धीरे धीरे चलकर उनके पास आया, अपना हाथ उठाया और अरुण के आदमी को जोरदार थप्पड़ मारा। उस आदमी को जिसने बोला था अमन को मसल देने को। थप्पड़ से उसके चेहरे की हड्डियां टूट गईं। मुंह से मुंह उगलते हुए वह जमीन पर गिर गया। श्याम चिल्लाते हुए दूसरा आदमी दौड़कर उसके पास आया। मैं मिस्टर ओसवाल, यह तो मर चुका है, वह हड़बड़ाहट में बोला। यह सुनते ही अरुण का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। एपिसोड 136 कुछ सीक्रेट्स। थप्पड़ से उसके चेहरे की हड्डियां टूट गईं। मुंह से मुंह उगलते हुए वह जमीन पर गिर गया। श्याम चिल्लाते हुए दूसरा आदमी दौड़कर उसके पास आया। मैं मिस्टर ओसवाल, यह तो मर चुका है, वह हड़बड़ाहट में बोला। यह सुनते ही अरुण का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। आदित्य कपूर, यह तुम क्या कर रहे हो? अरुण दहाड़ा। तुमने मेरे दोस्त को मौत के मुंह में धकेला था, उसका थोड़ा सा ब्याज वसूल कर रहा हूं, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। अरुण का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने कभी इतने दबंग आदमी का सामना नहीं किया था। इसका मन तो हुआ अभी आदित्य के टुकड़े टुकड़े कर दे, पर वह केवल दांत पीस कर कसमसाने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। मैंने तुम्हारे लिए उस पागल कुत्ते को सबक सिखाया जिसको मेहमान निवाजी तक नहीं करनी आती। मेरा शुक्रगुजार होने की बजाय तुमने मेरे आदमी को मार डाला। तुम्हारे जैसा पत्थर दिल इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अरुण बहुत ही साफ सुथरा कैरेक्टर दिखाते हुए बोला। पहली बात, यह वह कोई कुत्ता नहीं, मेरा दोस्त है। दूसरी बात, अमन अच्छे से समझता है मेहमान निवाजी मेहमानों की होती है, जबरदस्ती अपने मतलब के लिए घुसपैठ करने वालों के लिए इसके मायने अलग होते हैं। यह सुनकर अरुण के गुस्से से होंठ कांपने लगे। वह कुछ बोलने ही वाला था, तभी फिर से आदित्य बोला, और तीसरी बात, जिस तरह तुमने अमन को घुटने टेकने पर मजबूर किया, वैसे ही मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा 3 दिन बाद। अरुण ओसवाल का चेहरा ठंडा पड़ गया। अगर वालिया फैमिली का डर न होता तो वह आदित्य से अभी भिड़ गया होता। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं एक औरत पर निर्भर करने वाला इंसान कब तक घमंडी बना रहेगा, कहते हुए वह मुड़ा और चला गया। उसका आदमी अपने साथी की डेड बॉडी को कंधे पर उठाकर ले गया। वास्तव में यह यात्रा अरुण के लिए अपमानजनक रही थी। वह आदित्य से दूसरी बार भिड़ने पर अपने साथ दूसरे नौकर को लाश लेकर जा रहा था। पहले भी वह बूढ़े नौकर की लाश के साथ वापस गया था। आदित्य ने अमन को उठाया और रूम में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। पहले तो आदित्य ने अमन को जिंदा रहने लायक शक्ति दी, फिर उसके सभी अंगों को ग्रीन पावर से सही किया। अमन की बॉडी का बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। अरुण का मकसद उसको मारना था, तो उसने एनी और से अमन को टॉर्चर करके मारने के लिए ही वार किए थे। इसी वजह से अमन अभी तक होश में नहीं आया था। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और खुद से फुसफुसाया, अमन, यकीन कर पाना मुश्किल है, मुझे सच में इतना लॉयल दोस्त मिला। मेरी साधना पूरी हो उसके लिए तुमने मौत को स्वीकार कर लिया। आदित्य की आंखों से आंसू छलक आए। अगर अमन सही समय तक अरुण को रोक कर न रखता तो आदित्य के वह शक्तियां समाहित करने से पहले की दर्द की कमजोर अवस्था में अरुण का सामना करने से वह पक्का उसके हाथों हार कर मारा जाता। पूरा दिन बीता, सब कुछ भुलाकर आदित्य अमन की जान बचाने के लिए बार बार उसके शरीर में शक्ति 3 प्रवाहित कर रहा था। होश में आने के बाद अमन को अपनी हेल्थ बनाए रखने के लिए पावर की जरूरत पड़ने वाली थी, तो आदित्य ने उसके लिए गोलियां भी बनाकर रखी। रात बीत गई पर अमन जागा नहीं। अगले दिन दोपहर तक अमन की बॉडी में कोई हलचल न हुई। आदित्य उसके रूम में विंडो के पास खड़ा था। अब उसकी मजबूत बॉडी आसपास मौजूद एनर्जी को लगातार अट्रैक्ट कर रही थी। मिस्टर कपूर, आदित्य के पीछे से आवाज आई तो उसने मुड़कर देखा। अमन उठने की कोशिश कर रहा था। लेट जाओ, तुम अभी घूम फिर नहीं सकते, आदित्य चलकर उसके बेड के पास आते हुए बोला। अमन लेटते हुए बोला, आपका जान अधूरा रह गया ना, मेरी वजह से मैं सच में बस बेकार हूं। अमन ने खुद का तिरस्कार किया। नहीं, ऐसा नहीं है, आदित्य ने अपना सिर हिलाया। इस बार सब कुछ तुम्हारी ही बदौलत है, आदित्य ने ईमानदारी से बताया। अमन ने कड़वाहट के साथ मुस्कुराते हुए कहा, उसे कम करके नहीं आंका जा सकता, वह इनर स्ट्रेंथ एक्सपर्ट का गुरु है, उसके और मेरे बीच अंतर बहुत ज्यादा है। इनर स्ट्रेंथ गुरु, आदित्य ने खोई सी आवाज में कहा। वह समझ गया अरुण के पास बहुत कुछ है जिसमें वह एक्सपर्ट बन चुका है, पर फिर भी आदित्य के चेहरे पर चिंता का कोई निशान नहीं था। डोंट वरी, मैं
तुम्हारा बदला लूंगा, आदित्य ने जल्दी से कहा। अमन दंग रह गया, आखिर यह भी तो उस पर एहसान जैसी बात ही होगी। पहले आदित्य ने उसे विवान के सामने रिस्पेक्ट दी थी, अब उसके लिए फिर से बदला लेने की सोच रहा है। वह आदित्य को गलत रास्ते पर कैसे जाने दे सकता है। वह दोनों हाथ हिलाते हुए बोला, मिस्टर कपूर, आपको लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। ओसवाल कोई इतना सरल परिवार नहीं है, यह सान्याल परिवार से भी ऊपर है। क्या तुम ओसवाल फैमिली के बारे में कुछ जानते हो? आदित्य ने उत्साहित होते हुए पूछा। अमन ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, जब मैं सान्याल परिवार के साथ था एक बार उन्हें जानने का मौका मिला था। वह आम बिजनेस टाइकून से बहुत अलग हैं। वह हमेशा नए मेहमानों का वेलकम करते हैं, मतलब कि जो लोग किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट ही उनको सबसे पहले सपोर्ट करके उनका समर्थन पाते हैं। यही वजह है उनके एहसानों तले दबे बहुत सारे लोग अपना हुनर होने के बाद भी उन्हें चीट करने की नहीं सोचते और उनके लिए काम करते हैं। आदित्य के मन में डर की जगह उत्साह हिलोरे लेने लगा। एपिसोड 137 आदित्य का साउथ साइड जाना। अमन ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, जब मैं सान्याल परिवार के साथ था एक बार उन्हें जानने का मौका मिला था। वह आम बिजनेस टाइकून से बहुत अलग हैं। वह हमेशा नए मेहमानों का वेलकम करते हैं, मतलब कि जो लोग किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट ही उनको सबसे पहले सपोर्ट करके उनका समर्थन पाते हैं। यही वजह है उनके एहसानों तले दबे बहुत सारे लोग अपना हुनर होने के बाद भी उन्हें चीट करने की नहीं सोचते और उनके लिए काम करते हैं। आदित्य के मन में डर की जगह उत्साह हिलोरे लेने लगा। अगर मैं उस घमंडी अरुण ओसवाल को हरा दूं तो साउथ साइड सिटी में भी मेरा नाम चमकेगा, उसने मन ही मन सोचा। आदित्य अभी भी अरुण ओसवाल को कम आंक रहा था। अनजाने में उसके चेहरे पर स्माइल चमकी। अमन दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आदित्य इतना हल्के में लेगा अरुण को। इस समय वह सिर्फ अमन को पीटने का बदला लेने और खुद का नाम करने के लिए उत्सुक था। खुद का नाम शाइन होने से उसको जड़ी बूटियां आसानी से मिल सकेंगी। अभी तुम रेस्ट करो, 3 दिन बाद हम सिटी की साउथ साइड जा रहे हैं एक दबंग घमंडी को सबक सिखाने। यह गोलियां हर 2 घंटे में एक लेते रहना, इसके बिना कुछ मत खाना। मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रहा हूं। कहते हुए आदित्य उठा और बाहर चला गया। यह विला बहुत ही खूबसूरत जगह पर था। पास में एक नदी बहती थी जिसके आसपास ढेरों पेड़ पौधे थे, जिनमें से होकर गुजर रही हवा अपने साथ बहुत सारी प्राकृतिक एनर्जी लिए उड़ रही थी, जिसका आभास आदित्य को तब भी हुआ था जब वह पहली बार विवान सान्याल को मिलने यह आया था। अब तो आदित्य की बॉडी भी खुद लगातार इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही थी, पर वह डीपली इस एनर्जी को अपने अंदर समाहित करना चाहता था। धीरे धीरे चलता हुआ वह विला के बाहर आकर नदी की तरफ चला गया। अपने सामने नदी को देखकर उसको लगा जैसे एनर्जी का खजाना बह रहा हो। वह बिना एक भी पल बर्बाद किए नदी के किनारे लेग्स फोल्ड करके बैठ गया। अपनी आंखें बंद करके वह प्राकृतिक एनर्जी को ग्रहण करने लगा। आदित्य कपूर और अरुण ओसवाल के विवाद की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। वालिया परिवार के सामने खुद को इनोसेंट रखने के लिए अरुण ने इस कॉम्पिटिशन को बड़ा मुद्दा बनाया। वह चाहता था हर कोई जाने अरुण के साथ गलत हो रहा है। एक लकड़ी का टुकड़ा बेचने को बजाय आदित्य उसे दांव पर लगाकर अरुण ओसवाल को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग आदित्य और अरुण के बीच की खींच तान चर्चा कर रहे थे। मिस रूबी वालिया चली गई पर आदित्य का घमंड नहीं गया। मुझे पता था इस आदित्य को टक्कर देने की न कोई जरूर आएगा। ओसवाल परिवार कभी देरी से कुछ नहीं करता। देखो कितनी जल्दी एक्शन लिया। जब तक छिपा हुआ था आदित्य सेफ था, पर जब से सुर्खियों में आने लगा तब से उसकी जान को खतरा बन गया। यह ओसवाल बहुत निर्दय हैं, मार देंगे आदित्य को। तो अनगिनत मैसेज ऐसे फैले जैसे इनको पंख लग गए हो, पर आदित्य पर इनका कोई असर नहीं हुआ, या यूं कह सकते हैं वह इन सब से बेखबर था। दोपहर से रात हुई और रात बीतकर नया दिन आ गया। वह एक ही पोस्चर में बैठकर एनर्जी ग्रहण करता रहा। आसपास मौजूद पूरी एनर्जी उसकी बॉडी में समाहित हो गई। उसने आंखें खोली। दिन का उजाला, शांति से बह रही नदी, ठंडी हवा के झोंके पेड़ों के पत्तों को सरकाकर गुजर रहे थे। पक्षियों की चहचहाट इस वातावरण को सिटी के वातावरण से बिल्कुल अलग बना रही थी। सूर्योदय हो चुका था। एक गहरी सांस लेकर आदित्य उठा। भले ही उसकी बॉडी एनर्जी से लबालब भरी हुई थी, फिर भी लालची आदित्य को यह बहुत कम लग रही थी। बलवंत मुखर्जी जैसी एनर्जी शायद मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल है, कहते हुए वह विला की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह विला के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा एक आदमी खड़ा इधर उधर देख रहा था। आदित्य को कुछ आश्चर्य हुआ। वह उस आदमी के पास पहुंचा। इससे के आदित्य कुछ बोल पाता। वह आदमी बोला, हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या मिस्टर आदित्य कपूर यहीं रहते हैं? आदित्य का चेहरा थोड़ा सा बदला। वह बोला, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूं आदित्य, आप कौन हो?
मुझे आपको एक पार्सल देना है, प्लीज साइन कीजिए। उस आदमी ने एक पैकेज आदित्य को दिया और उसके साइन लेकर चला गया। आजकल आदित्य पर नजर रखने और उसका अच्छा सोचने वाले और बुरा सोचने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। वह इंतजार नहीं कर पाया, तुरंत पैकेज को खोला। आदित्य की आंखें हैरानी से फैल गई। यह पैकेज किसी और ने नहीं, रूबी ने उसे भेजा था। एक कागज पर एक स्माइली बनाकर लिखा हुआ था, आपके इंतजार में। उसके नीचे 100 से भी ज्यादा तस्वीरें थीं। सभी अम्यूजमेंट पार्क की थी, जो रूबी ने अपने मोबाइल में खींची थी। आदित्य का मन खूब हंसाने और खूब रोने का हुआ। रूबी की मुस्कान इतनी गर्मजोशी भरी थी, आदित्य हाथ उठाकर तस्वीर पर उसका चेहरा सहलाने को मजबूर हो गया। आदित्य ने इन तस्वीरों को सहलाया, उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान तैर गई। स्वीट हार्ट, आई लव यू। आदित्य की आंखों एक अलग तरीके से चमकी। उसके अंदर जल्दी खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने की दृढ़ इच्छा हुई। वह तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके अपने उस विला में पहुंचा जो उसने अपने लिए पहले लिया था। यहां उसने पहली बार रूबी के साथ दिल भरकर प्यार किया था। उसने अपने रूम के अंदर जाकर डबल साइडेड टेप ढूंढी और सभी तस्वीरें दीवार पर चिपका दी। पूरी दीवार उनके साथ वाली तस्वीरों से भरी हुई थी। तभी आदित्य की नजर बेड पर गई। यहां पर वह रूबी के साथ प्यार भरे पल बिताने के बाद उसको बाहों में लेकर दिया था। उसने झट से कपबोर्ड खोला। उसके खुद के कोड़ों के साथ रूबी के कपड़े पड़े थे जो उसने रूबी के लिए लिए थे, और साथ ही वो रेड साड़ी भी जो रूबी ने उस मुलाकात की रात पहनी थी। आदित्य का दिल धक सा रह गया। उसकी दिल का एक कोना खाली सा महसूस हुआ। आंसू लुढ़क कर उसकी गालों पर आ गए। रूबी के बिना तो जिंदगी किसी नर्क के जैसी लग रही थी। आदित्य ने कपबोर्ड बंद किया और तस्वीरों से भरी दीवार के पास खड़ा हो गया। मुस्कुराती रूबी को देखकर आदित्य को अचानक अपने अंदर किसी शक्ति का एहसास हुआ। अगर रूबी को वापस अपनी जिंदगी में लाना है तो यहां तस्वीरों के सामने खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। रूबी को हासिल करने के लिए खुद पर काम करना होगा। विवान सान्याल का विला लेने से भी आदित्य का यही मकसद था कि जल्दी से जल्दी वह अपनी एनर्जी को बढ़ाता रहे। उसने एक स्माइल के साथ मुस्कुराती रूबी को देखा और मुड़कर रूम से बाहर चला गया। वह नए विला में वापस चला गया और अमन की जरूरी केयर करने के बाद खाना बनाने लगा। समय तेजी से बीता। अब कंपटीशन में सिर्फ एक दिन बचा था। 7 साइड वाली सिटी में सवाल फैमिली ने एक स्टेडियम में खूब अच्छे से अरेंजमेंट किए थे। उनके अधीन अपने हुनर को चमकाने वाले लोग और उन लोगों के फॉलोअर बहुत बड़ी संख्या में आना शुरू भी हो गए। आखिर यह सब ओसवाल फैमिली के चापलूस थे। यहां अभी तक एक भी ऐसा नहीं पहुंचा था जो आदित्य के लिए चीयर कर सके। इन लोगों को यहां कोई तकलीफ न हो, इसका ओसवाल फैमिली ने पूरा ध्यान रखा था। इसीलिए यह लोग एक बार और ओसवाल फैमिली के एहसानमंद हो रहे थे। इनमें से टॉप नॉट लोग अरुण ओसवाल से पर्सनली मिल रहे थे। मिस्टर ओसवाल, आखिर इस आदित्य के पास ऐसा क्या पास्ट है जो वह सीधे आपको चैलेंज करने लगा? किसी ने पूछा। अरुण ने काफी का एक घूंट लिया और ठंडे से भाव से बोला, शायद वह पास्ट में बहुत पीछे से ही मरने की इच्छा रखता है। रूम में मौजूद सभी गेस्ट कुछ अजीब सा महसूस करने लगे। क्या उसके पास कुछ पावर है? किसी और ने पूछा। अरुण ने गहराई से कुछ सोचते हुए कहा, कुछ दिन पहले उसने मेरे एक बूढ़े सर्वेंट से लड़ाई की थी। वह मेरे सर्वेंट का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो उसकी पावर जिक करने लायक नहीं है। अरुण ने इस बूढ़े नौकर को याद किया जो बलवंत से मारा गया। उस समय वह आदित्य को बस मारने ही वाला था। उस बूढ़े नौकर की पावर अरुण के सामने कुछ नहीं थी, इसलिए अरुण जानता था जो आदित्य बूढ़े के सामने टिक नहीं पा रहा था वह उसके सामने तो किसी कीड़ी के मारने जितना आसान है। इसलिए वह अपनी जीत के लिए आश्वस्त तथा भले ही आदित्य ने भी इन दिनों अपनी शक्ति में जबरदस्त उछाल लाया, पर अरुण के पास यह पहले से था। बिना किसी योग्यता के वह आपको टक्कर दे रहा है। कितना इंसल्टिंग पर्सन है। आपके लिए मैं उसे मार डालूंगा। आपको उस नीच को हाथ लगने की क्या जरूरत? किसी चापलूस ने तुरंत कहा, हाँ हम उससे निपटते हैं, आप बेफिक्र रहें। कोड़ी और ने भी सहमति जताई। ओके, पर वह एक बेमेल जोड़ी के रूप में वालिया फैमिली की पोती रूबी वालिया के साथ है। यह सुनकर भीड़ को जैसे सांप सूंघ गया। सभी एकदम शांत हो गए। कौन जाएगा? अरुण ने शैतानी भाव से पूछा जो अभी अभी डींगे हाँक रहे थे, अब मुंह को ताला लगाए बैठे थे। आप जाइए, अरुण ने पहले बोलने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह थोड़ा सा हड़बड़ाया, फिर खांसते हुए बोला, मिस्टर ओसवाल, वो मुझे इन दिनों कुछ काम है, मैं नहीं जा सकता। अरुण ने लापरवाही से किसी की ओर इशारा करके कहा, आप जाइए मिस्टर ओसवाल, मैं अभी घर को निकलने वाला हूं। मेरी वाइफ की आज डिलीवरी है। उनका रवैया देखकर अरुण को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आप लोग वालिया से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, कुछ भी हो कंपटीशन रखना। मेरी बेवकूफी समझने को हिम्मत कैसे कर सके?
अरुण ने थोड़ा खींच दिखाते हुए कहा। सभी को अपनी गलती लगी, वह कुछ शब्दों में गलती मानते हुए चले गए। उनके जाने के बाद अरुण ने आदित्य को एक मैसेज किया जिसने स्टेडियम का एड्रेस था और खुद बेफिक्र होकर खट्टी लेने लगा। इस समय आदित्य साउथ साइड जाने की तैयारी कर रहा था। अमन इस समय शारीरिक रूप से ठीक था, पर बहुत ज्यादा चोटिल होने की वजह से उसके पैरों को ठीक होने में अभी थोड़ा और समय लगने वाला था। वह थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रहा था। अभी भी उसके पास आदित्य की दी हुई गोलियां थी जो लगातार उसको ठीक कर रही थी। जैसे वह दोनों गाड़ी में बैठे, आदित्य के मोबाइल में नोटिफिकेशन की रिंग बजी। मैसेज रीड करके आदित्य को आश्चर्य हुआ। अरुण ने बजायदा स्टेडियम रेडी किया। लगता है वह बहुत ज्यादा बवाल मचाना चाहता है, ताकि अगर वालिया फैमिली इंटरफेयर करना भी चाहे तो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फेवर न कर सके। मुझे सच में इस बार थोड़ा डर है। अरुण ओसवाल की पावर का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। जो वार मैंने झेले थे वो मेरे लिए मौत और उसके लिए बच्चों का खेल था। अमन ने आदित्य के मोबाइल में मैसेज देखते हुए कहा। जो वार उसने तुम पर किए थे उन्हीं का बदला लेने हम जा रहे हैं। चिंता मत करो, ताकत ही सब कुछ नहीं होती। इंसान की नियत को भी कुदरत ने कुछ सोचकर ही बनाया है। वह उसके आधार पर भी फैसला करेगी। और रही बात वालिया फैमिली की, तो मैं भी यही चाहता हूं जो कुछ भी हो बहुत ज्यादा गिनती में मौजूद लोगों के सामने हो और वालिया फैमिली इंटरफेयर बिल्कुल न करे। आदित्य ने बिल्कुल सीरियस टोन में कहा। अमन इससे आगे चुप ही रहा। वह जानता था आदित्य बहुत साफ किरदार का मालिक है, पर वह सबसे चालाक और ताकतवर आदमी से टकराने जा रहा था। इसलिए अमन के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। आधी रात को वह साउथ साइड पहुंच गए। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उन्होंने गाड़ी वहीं पार्किंग लॉट में छोड़ दी और स्टेडियम जाने के लिए टैक्सी ले ली। हम साउथ स्टेडियम में जाना है, आदित्य ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर का चेहरा थोड़ा उलझा सा हो गया, पर वह कुछ बोला नहीं और टैक्सी स्टार्ट कर ली। इस स्टेडियम में अक्सर लोग अपना हुनर दिखाते रहते हैं, इसलिए दूर दूर से लोग देखने आते रहते हैं। पर पिछले कुछ दिनों से बाहर से कोई भी स्टेडियम के लिए नहीं आया था। ड्राइवर ज्यादा देर चुप न रह सका। फ्रेंड्स, वैसे तो मेरा काम आपको आपकी डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करना है, लेकिन इंसानियत के नाते आपकी बता रहा हूं, आप स्टेडियम घूमने किसी और दिन जाएं तो अच्छा है। ऐसा क्यों, आदित्य ने पूछा। ड्राइवर रियर व्यू मिरर में से देखते हुए बोला। वहां ओसवाल फैमिली का कब्जा किया हुआ है। आज वाहन अरुण ओसवाल किसी आदित्य कपूर से कंपटीशन करने जा रहा है। सीधा मायलाब है, वह आदित्य कपूर नाम के किसी शख्स को मुकाबले के कुछ ही सेकंड्स मारने वाला है। आप मौत देखने के बाद वहां कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आदित्य की भोगने सिकुड़ गई। उसे तो लगा था अरुण ओसवाल ने स्टेडियम बुक किया होगा, पर ड्राइवर को बातों से लग रहा था कि उसने कब्जा किया हुआ है। इस फैमिली को पब्लिक प्लेसेस पर कब्जा करना बहुत पसंद लग रहा है। पहले साक्षी मालिक भी यही कर रही थी, आदित्य ने अपने मन में सोचा। फिर ड्राइवर की बात के जवाब में बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी टैक्सी ड्राइवर को भी इस बारे में पता होगा। ड्राइवर ने आह भरी और बोला, इस बात ने पूरे शहर में उथल पुथल मचा रखी है। लोगों को अपने काम धंधे छोड़कर अरुण ओसवाल को चीयर करने जाना पड़ रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रही उस आदित्य कपूर को आखिर हुआ क्या है। वह क्यों खुद को मौत के मुंह में ले आया। अरुण को चुनौती, शायद उसका दिमाग खराब हुआ होगा या वह पूरा पागल हो गया होगा। ड्राइवर बड़बड़ाता रहा। आदित्य को उम्मीद नहीं थी लोगों के दिल में इस बात का कुछ ऐसे असर हुआ होगा। एपिसोड 138 मुकाबले से पहले। मुझे उम्मीद नहीं थी टैक्सी ड्राइवर को भी इस बारे में पता होगा। ड्राइवर ने आह भरी और बोला, इस बात ने पूरे शहर में उथल पुथल मचा रखी है। लोगों को अपने काम धंधे छोड़कर अरुण ओसवाल को चीयर करने जाना पड़ रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रही उस आदित्य कपूर को आखिर हुआ क्या है। वह क्यों खुद को मौत के मुंह में ले आया। अरुण को चुनौती, शायद उसका दिमाग खराब हुआ होगा या वह पूरा पागल हो गया होगा। ड्राइवर बड़बड़ाता रहा। आदित्य को उम्मीद नहीं थी लोगों के दिल में इस बात का कुछ ऐसे असर हुआ होगा। आदित्य हंसते हुए बोला, अगर उसने अरुण को चुनौती दी है तो उसके पास आत्मविश्वास होगा। ड्राइवर ने आदित्य की ओर देखा और हंसते हुए कहा, आप बहुत देर से आए होंगे, है ना। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, आप यह कैसे कह सकते हैं। यहाँ के या आसपास के लोग ऐसा नहीं कह सकते। कौन नहीं जानता अरुण ओसवाल साजिश रच रहा है। ड्राइवर लापरवाही से हंसते हुए बोला, क्या मतलब है आपका। आदित्य भौहें सिकोड़ते हुए बोला। वह थोड़ा उलझन में लग रहा था। ड्राइवर उसको समझते हुए बोला, जहां तक मुझे पता है पिछले कुछ सालों में अरुण ओसवाल ने ऐसे दर्जनों कंपटीशन किए हैं, हर बार जीता है। पता है क्यों। नहीं, मुझे नहीं पता।
आदित्य जानने के लिए बहुत सीरियस होते हुए बोला और ड्राइवर को आगे बोलने का इशारा किया क्योंकि अरुण ओसवाल बहुत तेज तर्रार है। वह हमेशा अपने से कमजोर लोगों को ही चुनौती देने के लिए मजबूर करता है। अपने से स्ट्रांग कोई मिले तो चापलूस बन जाता है। आदित्य कपूर अगर उसे चुनौती देना चाहता था तो पहले खुद को इस काबिल बना लेता। सुना है वह पहले गुमनाम ही रहा था, कोई अच्छे पिछोकड़ वाला आए इसको चुनौती देने, जिनके साथ यह बहुत विनम्रता से बिहेवियर रखता है। एक बड़बोले आदमी की तरह ड्राइवर बोल रहा था। आदित्य को भी यह सही लगा। अरुण बलवंत से डर कर जान बख्शने की भीख मांग रहा था। रूबी वालिया के सामने भी घुटने टेक दिए थे। ड्राइवर आगे बोला, अरुण ओसवाल का मुकाबला करने वाले अंत कुछ ऐसा होता है, 1 मिनट के भीतर या तो सीधे आईसीयू में या श्मशान में। आदित्य चुप रहा। ड्राइवर आगे बोला, बस इंतजार करो, देखना आदित्य कपूर कितनी जल्दी मुश्किल समय का सामना कर रहा होगा। ड्राइवर ऐसे बोला जैसे यह बात बस सामान्य सी बात हो। कुछ देर बाद टैक्सी स्टेडियम के बाहर पहुंच गई। यहां तक भी उनको उतारने की बजाय ड्राइवर टैक्सी पार्क करने लगा। अमन ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और पूछा, आप वापस नहीं जा रहे? ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज कंपटीशन देखना चाहता हूं। आखिर वह आदमी है कौन जो अरुण को इतना बेखौफ होकर चैलेंज कर पाया? आदित्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और टैक्सी का किराया देकर उतर गया। अमन को सहारा देकर उतरने में हेल्प की और कहा, चलो चले। वे दोनों स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा स्टेडियम लोगों से भरा पड़ा था, पर आदित्य को वहां कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वाकई अजीब है, आदित्य ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मिस्टर कपूर क्या हुआ? अमन ने पूछा। मुझे साउथ साइड सिटी हमेशा कुछ अलग सी लगी है, यहां की हवा में कुछ है, आदित्य ने हवा को महसूस करते हुए कहा। अमन दंग रह गया। आदित्य की बात ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह हैरानगी भारी नजरों से आदित्य को देखता रहा। कुछ नेगेटिव सा एहसास हुआ, मुझे जरूर कुछ दफन है यहां, आदित्य ने अपनी आंखों से कुछ छानबीन करते हुए कहा। अमन छू नहीं रह सका। मिस्टर कपूर क्या यह शब्द सच में आपके मुंह से निकले हैं? वह कुछ अजीब सा चेहरा करते हुए बोला। उसने आदित्य को पैरानॉर्मल बातें करते कभी नहीं सुना था। आदित्य ने विस्तार से कुछ नहीं बताया। यहां जरूर कुछ है, वह अपनी बात को दोहराते हुए बोला। ओह माय गॉड, क्या सच यह आदित्य कपूर है? तभी उनको पीछे से एक आवाज आई। उन्होंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे एक 20 वर्ष की बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके आसपास 4-5 उसकी उम्र की लड़कियां और लड़के खड़े थे। काजल आहूजा, आदित्य ने उसे पहचानते हुए कहा। यह लड़की किंजल आहूजा की कजन थी। जब आदित्य आहूजा मेंशन में किंजल के पति के रूप में रहता था तो अक्सर काजल वहां आया करती थी। वह जो उस समय आदित्य की साली लगती थी, आदित्य को बहुत ही नीच नजरों से देखती थी, उसका हमेश मजाक उड़ाती थी, इसे बस एक नौकर समझती थी। आज उससे मिलने की आदित्य को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। काजल अरुण ओसवाल के साथ मुकाबला करने वाले आदमी का नाम भी तो आदित्य कपूर ही है ना? उसके साथ खड़ी लड़की ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा, यह कैसे पॉसिबल है? यह सिर्फ एक कचरा है जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। कपड़े धोना और खाना पकाना इसका टैलेंट है, इसके बिना यह कुछ नहीं कर सकता, काजल ने व्यंग करते हुए कहा। उसकी नजर में आदित्य किसी भी मुकबले का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। काजल की बातें सुनकर उसके फ्रेंड्स खिलखिलाकर हंसने लगे। तुम मिस्टर कपूर के बारे में ऐसी बेहुदा बातें कैसे बोल सकती हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं दी क्या? अमन चिढ़ते हुए बोला। जाने दो, हमारे पास ऐसी नई के लिए वक्त नहीं है, आदित्य ने उसे टालते हुए कहा। यहां तक आहूजा परिवार की बात है, आदित्य उनके बारे में कुछ सोचना या बोलना नहीं चाहता था। आदित्य, तुम्हें इधर उधर टाइम पास करने की बजाय घर जाकर मेरी बहन की सेवा नहीं करनी चाहिए क्या? काजल अभी भी इसकी और इंसल्ट करना चाहती थी। अब तुम्हारी बहन से मेरा कोई वास्ता नहीं है, आदित्य ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। इतना बोलकर आदित्य ने अपना चेहरा घुमा लिया। जब काजल ने देखा आदित्य आगे कुछ नहीं बोल रहा तो वह फिर से बोली, किंजल ने तुम्हें फिर से घर से निकाल दिया होगा। मेरी बहन ने कुछ पैसे दिए या नहीं? आदित्य ने उसकी ओर देखा। यह सच था, किंजल अक्सर उसे छोटी छोटी बात पर घर से निकाल देती थी और कुछ पैसे तक नहीं देती थी। यही वजह से बहुत ज्यादा भूखा रहने की वजह से उस समय आदित्य बहुत कमजोर था। शुरू में आदित्य को नहीं पाया था किंजल हर छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों करती है, पर बाद में उसे पता चल गया। वह इस समय को नमन के साथ बिताने का अवसर बनाया करती थी। एपिसोड 138 मुकाबले से पहले।
मुझे उम्मीद नहीं थी टैक्सी ड्राइवर को भी इस बारे में पता होगा। ड्राइवर ने आह भरी और बोला, इस बात ने पूरे शहर में उथल पुथल मचा रखी है। लोगों को अपने काम धंधे छोड़कर अरुण ओसवाल को चीयर करने जाना पड़ रहा है। पर मुझे समझ नहीं आ रही उस आदित्य कपूर को आखिर हुआ क्या है? वह क्यों खुद को मौत के मुंह में ले आया? अरुण को चुनौती? शायद उसका दिमाग खराब हुआ होगा या वह पूरा पागल हो गया होगा। ड्राइवर बड़बड़ाता रहा। आदित्य को उम्मीद नहीं थी लोगों के दिल में इस बात का कुछ ऐसे असर हुआ होगा। आदित्य हंसते हुए बोला, अगर उसने अरुण को चुनौती दी है तो उसके पास आत्मविश्वास होगा। ड्राइवर ने आदित्य की ओर देखा और हंसते हुए कहा, आप बहुत देर से आए होंगे, है ना? आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, आप यह कैसे कह सकते हैं? यहाँ के या आसपास के लोग ऐसा नहीं कह सकते। कौन नहीं जानता अरुण ओसवाल साजिश रच रहा है? ड्राइवर लापरवाही से हंसते हुए बोला, क्या मतलब है आपका? आदित्य भौहें सिकोड़ते हुए बोला। वह थोड़ा उलझन में लग रहा था। ड्राइवर उसको समझते हुए बोला, जहां तक मुझे पता है पिछले कुछ सालों में अरुण ओसवाल ने ऐसे दर्जनों कंपटीशन किए हैं, हर बार जीता है। पता है क्यों? नहीं, मुझे नहीं पता। आदित्य जानने के लिए बहुत सीरियस होते हुए बोला और ड्राइवर को आगे बोलने का इशारा किया, क्योंकि अरुण ओसवाल बहुत तेज तर्रार है। वह हमेशा अपने से कमजोर लोगों को ही चुनौती देने के लिए मजबूर करता है। अपने से स्ट्रांग कोई मिले तो चापलूस बन जाता है। आदित्य कपूर अगर उसे चुनौती देना चाहता था तो पहले खुद को इस काबिल बना लेता। सुना है वह पहले गुमनाम ही रहा था। कोई अच्छे पिछोकड़ वाला आए इसको चुनौती देने, जिनके साथ यह बहुत विनम्रता से बिहेवियर रखता है। एक बड़बोले आदमी की तरह ड्राइवर बोल रहा था। आदित्य को भी यह सही लगा। अरुण बलवंत से डर कर जान बख्शने की भीख मांग रहा था। रूबी वालिया के सामने भी घुटने टेक दिए थे। ड्राइवर आगे बोला, अरुण ओसवाल का मुकाबला करने वाले अंत कुछ ऐसा होता है, 1 मिनट के भीतर या तो सीधे आईसीयू में या श्मशान में। आदित्य चुप रहा। ड्राइवर आगे बोला, बस इंतजार करो, देखना आदित्य कपूर कितनी जल्दी मुश्किल समय का सामना कर रहा होगा। ड्राइवर ऐसे बोला जैसे यह बात बस सामान्य सी बात हो। कुछ देर बाद टैक्सी स्टेडियम के बाहर पहुंच गई। यहां तक भी उनको उतारने की बजाय ड्राइवर टैक्सी पार्क करने लगा। अमन ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और पूछा, आप वापस नहीं जा रहे? ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज कंपटीशन देखना चाहता हूं। आखिर वह आदमी है कौन जो अरुण को इतना बेखौफ होकर चैलेंज कर पाया? आदित्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और टैक्सी का किराया देकर उतर गया। अमन को सहारा देकर उतरने में हेल्प की और कहा, चलो चले। वे दोनों स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा स्टेडियम लोगों से भरा पड़ा था, पर आदित्य को वहां कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वाकई अजीब है। आदित्य ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मिस्टर कपूर क्या हुआ? अमन ने पूछा, मुझे साउथ साइड सिटी हमेशा कुछ अलग सी लगी है। यहां की हवा में कुछ है। आदित्य ने हवा को महसूस करते हुए कहा। अमन दंग रह गया। आदित्य की बात ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह हैरानगी भारी नजरों से आदित्य को देखता रहा। कुछ नेगेटिव सा एहसास हुआ, मुझे जरूर कुछ दफन है यहां। आदित्य ने अपनी आंखों से कुछ छानबीन करते हुए कहा। अमन छू नहीं रह सका। मिस्टर कपूर क्या यह शब्द सच में आपके मुंह से निकले हैं? वह कुछ अजीब सा चेहरा करते हुए बोला। उसने आदित्य को पैरानॉर्मल बातें करते कभी नहीं सुना था। आदित्य ने विस्तार से कुछ नहीं बताया, यहां जरूर कुछ है। वह अपनी बात को दोहराते हुए बोला, ओह माय गॉड, क्या सच यह आदित्य कपूर है? तभी उनको पीछे से एक आवाज आई। उन्होंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे एक 20 वर्ष की बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके आसपास 4-5 उसकी उम्र की लड़कियां और लड़के खड़े थे। काजल आहूजा। आदित्य ने उसे पहचानते हुए कहा, यह लड़की किंजल आहूजा की कजन थी। जब आदित्य आहूजा मेंशन में किंजल के पति के रूप में रहता था तो अक्सर काजल वहां आया करती थी। वह जो उस समय आदित्य की साली लगती थी, आदित्य को बहुत ही नीच नजरों से देखती थी। उसका हिमेश मजाक उड़ाती थी। इसे बस एक नौकर समझती थी। आज उससे मिलने की आदित्य को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। काजल अरुण ओसवाल के साथ मुकाबला करने वाले आदमी का नाम भी तो आदित्य कपूर ही है ना? उसके साथ खड़ी लड़की ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा, यह कैसे पॉसिबल है? यह सिर्फ एक कचरा है जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। कपड़े धोना और खाना पकाना इसका टैलेंट है। इसके बिना यह कुछ नहीं कर सकता। काजल ने व्यंग करते हुए कहा। उसकी नजर में आदित्य किसी भी मुकबले का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। काजल की बातें सुनकर उसके फ्रेंड्स खिलखिलाकर हंसने लगे। तुम मिस्टर कपूर के बारे में ऐसी बेहुदा बातें कैसे बोल सकती हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं दी क्या? अमन चिढ़ते हुए बोला, जाने दो, हमारे पास ऐसी नई के लिए वक्त नहीं है।
आदित्य ने उसे टालते हुए कहा, यहां तक आहूजा परिवार की बात है, आदित्य उनके बारे में कुछ सोचना या बोलना नहीं चाहता था। आदित्य, तुम्हें इधर उधर टाइम पास करने की बजाय घर जाकर मेरी बहन की सेवा नहीं करनी चाहिए क्या? काजल अभी भी इसकी और इंसल्ट करना चाहती थी। अब तुम्हारी बहन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। आदित्य ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। इतना बोलकर आदित्य ने अपना चेहरा घुमा लिया। जब काजल ने देखा आदित्य आगे कुछ नहीं बोल रहा तो वह फिर से बोली, किंजल ने तुम्हें फिर से घर से निकाल दिया होगा। मेरी बहन ने कुछ पैसे दिए या नहीं? आदित्य ने उसकी ओर देखा। यह सच था, किंजल अक्सर उसे छोटी छोटी बात पर घर से निकाल देती थी और कुछ पैसे तक नहीं देती थी। यही वजह से बहुत ज्यादा भूखा रहने की वजह से उस समय आदित्य बहुत कमजोर था। शुरू में आदित्य को नहीं पाया था किंजल हर छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों करती है, पर बाद में उसे पता चल गया। वह इस समय को नमन के साथ बिताने का अवसर बनाया करती थी। एपिसोड 138 मुकाबले से पहले। मुझे उम्मीद नहीं थी टैक्सी ड्राइवर को भी इस बारे में पता होगा। ड्राइवर ने आह भरी और बोला, इस बात ने पूरे शहर में उथल पुथल मचा रखी है। लोगों को अपने काम धंधे छोड़कर अरुण ओसवाल को चीयर करने जाना पड़ रहा है। पर मुझे समझ नहीं आ रही उस आदित्य कपूर को आखिर हुआ क्या है? वह क्यों खुद को मौत के मुंह में ले आया? अरुण को चुनौती? शायद उसका दिमाग खराब हुआ होगा या वह पूरा पागल हो गया होगा। ड्राइवर बड़बड़ाता रहा। आदित्य को उम्मीद नहीं थी लोगों के दिल में इस बात का कुछ ऐसे असर हुआ होगा। आदित्य हंसते हुए बोला, अगर उसने अरुण को चुनौती दी है तो उसके पास आत्मविश्वास होगा। ड्राइवर ने आदित्य की ओर देखा और हंसते हुए कहा, आप बहुत देर से आए होंगे, है ना? आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, आप यह कैसे कह सकते हैं? यहाँ के या आसपास के लोग ऐसा नहीं कह सकते। कौन नहीं जानता अरुण ओसवाल साजिश रच रहा है? ड्राइवर लापरवाही से हंसते हुए बोला, क्या मतलब है आपका? आदित्य भौहें सिकोड़ते हुए बोला। वह थोड़ा उलझन में लग रहा था। ड्राइवर उसको समझते हुए बोला, जहां तक मुझे पता है पिछले कुछ सालों में अरुण ओसवाल ने ऐसे दर्जनों कंपटीशन किए हैं, हर बार जीता है। पता है क्यों? नहीं, मुझे नहीं पता। आदित्य जानने के लिए बहुत सीरियस होते हुए बोला और ड्राइवर को आगे बोलने का इशारा किया, क्योंकि अरुण ओसवाल बहुत तेज तर्रार है। वह हमेशा अपने से कमजोर लोगों को ही चुनौती देने के लिए मजबूर करता है। अपने से स्ट्रांग कोई मिले तो चापलूस बन जाता है। आदित्य कपूर अगर उसे चुनौती देना चाहता था तो पहले खुद को इस काबिल बना लेता। सुना है वह पहले गुमनाम ही रहा था। कोई अच्छे पिछोकड़ वाला आए इसको चुनौती देने। जिनके साथ यह बहुत विनम्रता से बिहेवियर रखता है, एक बड़बोले आदमी की तरह ड्राइवर बोल रहा था। आदित्य को भी यह सही लगा। अरुण बलवंत से डर कर जान बख्शने की भीख मांग रहा था। रूबी वालिया के सामने भी घुटने टेक दिए थे। ड्राइवर आगे बोला, अरुण ओसवाल का मुकाबला करने वाले अंत कुछ ऐसा होता है, 1 मिनट के भीतर या तो सीधे आईसीयू में या श्मशान में। आदित्य चुप रहा। ड्राइवर आगे बोला, बस इंतजार करो, देखना आदित्य कपूर कितनी जल्दी मुश्किल समय का सामना कर रहा होगा। ड्राइवर ऐसे बोला जैसे यह बात बस सामान्य सी बात हो। कुछ देर बाद टैक्सी स्टेडियम के बाहर पहुंच गई। यहां तक भी उनको उतारने की बजाय ड्राइवर टैक्सी पार्क करने लगा। अमन ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और पूछा, आप वापस नहीं जा रहे? ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज कंपटीशन देखना चाहता हूं। आखिर वह आदमी है कौन जो अरुण को इतना बेखौफ होकर चैलेंज कर पाया? आदित्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और टैक्सी का किराया देकर उतर गया। अमन को सहारा देकर उतरने में हेल्प की और कहा, चलो चले। वे दोनों स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा स्टेडियम लोगों से भरा पड़ा था, पर आदित्य को वहां कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वाकई अजीब है, आदित्य ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मिस्टर कपूर क्या हुआ? अमन ने पूछा। मुझे साउथ साइड सिटी हमेशा कुछ अलग सी लगी है। यहां की हवा में कुछ है, आदित्य ने हवा को महसूस करते हुए कहा। अमन दंग रह गया। आदित्य की बात ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह हैरानगी भरी नजरों से आदित्य को देखता रहा। कुछ नेगेटिव सा एहसास हुआ, मुझे जरूर कुछ दफन है यहां। आदित्य ने अपनी आंखों से कुछ छानबीन करते हुए कहा। अमन छू नहीं रह सका। मिस्टर कपूर क्या यह शब्द सच में आपके मुंह से निकले हैं? वह कुछ अजीब सा चेहरा करते हुए बोला। उसने आदित्य को पैरानॉर्मल बातें करते कभी नहीं सुना था। आदित्य ने विस्तार से कुछ नहीं बताया। यहां जरूर कुछ है, वह अपनी बात को दोहराते हुए बोला। ओह माय गॉड, क्या सच यह आदित्य कपूर है? तभी उनको पीछे से एक आवाज आई। उन्होंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे एक 20 वर्ष की बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी।
उसके आसपास 4-5 उसकी उम्र की लड़कियां और लड़के खड़े थे। काजल आहूजा, आदित्य ने उसे पहचानते हुए कहा। यह लड़की किंजल आहूजा की कजन थी। जब आदित्य आहूजा मेंशन में किंजल के पति के रूप में रहता था तो अक्सर काजल वहां आया करती थी। वह जो उस समय आदित्य की साली लगती थी, आदित्य को बहुत ही नीच नजरों से देखती थी। उसका हमेश मजाक उड़ाती थी। इसे बस एक नौकर समझती थी। आज उससे मिलने की आदित्य को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। काजल अरुण ओसवाल के साथ मुकाबला करने वाले आदमी का नाम भी तो आदित्य कपूर ही है ना? उसके साथ खड़ी लड़की ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। यह कैसे पॉसिबल है? यह सिर्फ एक कचरा है जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। कपड़े धोना और खाना पकाना इसका टैलेंट है। इसके बिना यह कुछ नहीं कर सकता, काजल ने व्यंग करते हुए कहा। उसकी नजर में आदित्य किसी भी मुकबले का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। काजल की बातें सुनकर उसके फ्रेंड्स खिलखिलाकर हंसने लगे। तुम मिस्टर कपूर के बारे में ऐसी बेहुदा बातें कैसे बोल सकती हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं दी क्या? अमन चिढ़ते हुए बोला। जाने दो, हमारे पास ऐसी नई के लिए वक्त नहीं है, आदित्य ने उसे टालते हुए कहा। यहां तक आहूजा परिवार की बात है, आदित्य उनके बारे में कुछ सोचना या बोलना नहीं चाहता था। आदित्य, तुम्हें इधर उधर टाइम पास करने की बजाय घर जाकर मेरी बहन की सेवा नहीं करनी चाहिए क्या? काजल अभी भी इसकी और इंसल्ट करना चाहती थी। अब तुम्हारी बहन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। आदित्य ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। इतना बोलकर आदित्य ने अपना चेहरा घुमा लिया। जब काजल ने देखा आदित्य आगे कुछ नहीं बोल रहा तो वह फिर से बोली। किंजल ने तुम्हें फिर से घर से निकाल दिया होगा। मेरी बहन ने कुछ पैसे दिए या नहीं? आदित्य ने उसकी ओर देखा। यह सच था, किंजल अक्सर उसे छोटी छोटी बात पर घर से निकाल देती थी और कुछ पैसे तक नहीं देती थी। यही वजह से बहुत ज्यादा भूखा रहने की वजह से उस समय आदित्य बहुत कमजोर था। शुरू में आदित्य को नहीं पाया था किंजल हर छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों करती है, पर बाद में उसे पता चल गया। वह इस समय को नमन के साथ बिताने का अवसर बनाया करती थी। चलो भूल जाओ, तुम्हारी कंडीशन हिमेश तरसयोग ही रही है। तुम मेरे साथ आ सकते हो। काजल ने मन ही मन आदित्य की अट्रैक्टिव लुक की सराहना करते दिमाग में झट से प्लान बना लिया। कोई जरूरत नहीं, आदित्य ने ज्यादा शब्दों को बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। पफ्ट, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? बिना पैसे के तुम जिंदा कैसे रहोगे? किंजल के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग शो करने से कुछ नहीं मिलेगा। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वह काजल के साथ और बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। क्या तुम अरुण ओसवाल के मुकाबले के लिए आए हो? काजल ने फिर से पूछा। हाँ, आदित्य ने छोटा सा जवाब दिया। पफ्ट, किंजल फिर से हंसी और बोली। आदित्य कपूर के नाम के लोगों में इतना डिफरेंस कैसे है? एक आदित्य कपूर इतना डेयरिंग है कि अरुण ओसवाल को चैलेंज कर सका और एक तुम हो जो सिर्फ एक औरत के नौकर हो। काजल ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। वाह काजल, तुम भी यहाँ हो? पीछे से एक हैंडसम आदमी चलता हुआ काजल के पास आया। ओह मानव, आप भी? काजल और उसके फ्रेंड्स सरप्राइज हो गए और जल्दी से इस आदमी की तरफ भागे। मानव ने थोड़ा सा सिर हिलाया और कहा, यस आई एम हेयर। ऐसे इंटरेस्टिंग इवेंट मैं कभी नहीं छोड़ता। और फिर अरुण तो मेरा दोस्त है क्या? अरुण ओसवाल आपका दोस्त है? काजल और उसके फ्रेंड्स की आंखें चमक उठी। हाँ, मैं और अरुण कई सालों से फ्रेंड्स हैं, मानव ने थोड़ा घमंड के साथ उत्तर दिया। वाओ, यू आर रियली ग्रेट, काजल ने बहुत ही उत्साह के साथ प्रशंसा की। मानव, हमें वहां नजदीक नहीं कसने दिया जा रहा, क्या आप हमें अपने साथ आगे ले चलोगे? काजल ने कहा। मानव की भौहें सिकुड़ गई। असल में कई साल पहले उसके किसी मीटिंग में अरुण के साथ लंच किया था, जो अरुण को शायद ही याद हो। वह सिर्फ खुद को ज्यादा शो करने के लिए रिश्ता करीब का बता रहा था, लेकिन इतने लोगों के सामने डींगे हाँक लेने के बाद वह खुद में ही उलझ गया। लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, कोई बात नहीं गाइज, वह दोस्त है तो मुझे पहले उसका वेलकम करना होगा। ओह ग्रेट, काजल ने फिर से तारीफ की। आदित्य चुपचाप देखता रहा। ऐसी बिगड़ी हुई अमीर औलादों के लिए उसके दिल में हमदर्दी या पसंद नहीं थी। यह मुकाबला 1 घंटे में ही है ना? काजल की फ्रेंड ने पूछा। मुझे नहीं पता, पर उस आदित्य कपूर के पास इतना साहस आया कहां से? काजल अभी भी अरुण को फैन थी। हाँ सही में, वह अपनी लिमिट्स भूल गया होगा। काजल की फ्रेंड बोली। जब सभी आपस में बातें कर रहे थे तो मानव अचानक बोला, नहीं वह आदित्य कपूर साधारण आदमी नहीं है, उसके पीछे वालिया फैमिली है। वालिया फैमिली? काजल ने दोनों हाथ मुंह पर रखते हुए हैरान होकर पूछा। मानव ने सिर हिलाया और कहा, यस वालिया फैमिली, कोई डाउट नहीं। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? काजल की फ्रेंड नाक सिकोड़ते हुए बोली, पीछे बड़ी फैमिली होने से क्या होता है?
जब शक्ति शरीर में ही नहीं, काजल ने कहा। नहीं, आदित्य कपूर की शक्तियां भी साधारण नहीं, वह बहुत मजबूत है। जैसे ही मानव ने यह कहा, आदित्य पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। आदित्य को याद नहीं आ रहा था यह लड़का उसे कैसे जानता है। मानव आगे बोला, सच बताऊं तो आदित्य कपूर के साथ मेरा गहरा रिश्ता है। वाह मसनव, तुम तो कमाल के हो, इतने इंपोर्टेंट लोगों को पर्सनली जानते हो। काजल उत्साहित हुई कह रही थी, हाँ, हमने साथ में खाना खाया, ड्रिंक्स भी शेयर की हैं। मानव ने डींगे हाँकने में हद कर दी। आदित्य हक्का बक्का देखता रह गया। एपिसोड 139, इंतजार की घड़ यहाँ खत्म। मानव आगे बोला, सच बताऊं तो आदित्य कपूर के साथ मेरा गहरा रिश्ता है। वाह मसनव, तुम तो कमाल के हो, इतने इंपोर्टेंट लोगों को पर्सनली जानते हो। काजल उत्साहित हुई कह रही थी, हाँ, हमने साथ में खाना खाया, ड्रिंक्स भी शेयर की हैं। मानव ने डींगे हाँकने में हद कर दी। आदित्य हक्का बक्का देखता रह गया। लड़कियों के बीच में खुद को ज्यादा दिखाने के लिए कोई उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा होगा। यह किसने सींचा होगा? काजल इसे थम्स अप करते हुए बोली, आपकी तुलना नहीं की जा सकती। कितने डायन टू अर्थ हो, इतने लोगों के करीबी होकर भी यह तो कुछ भी नहीं। मैं बिजनेस मीटिंग्स में सभी बड़े लोगों से मिलता रहता हूं, जिनका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। मानव ने हंसते हुए कहा। जब आदित्य से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह मानव के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, आप कह रहे हैं आप आदित्य कपूर को जानते हो? बेशक, और वह मुझे मानव के कर बुलाता है। मानव ने ठंडी नजर से देखते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं जानता? आदित्य ने धीमी मुस्कान देते हुए पूछा। आदित्य की बातें सुनकर मानव अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। हूं आर्यू? मानव ने ठंडे चेहरे से पूछा। मैं आदित्य कपूर हूं, क्या तुम्हें मुझे जानना नहीं चाहिए? आदित्य ने व्यंग्य किया। बस आदित्य, शोर मत मचाओ। जिस आदित्य कपूर का मानव ने जिक्र किया है वह तुम नहीं हो, वह आदित्य कपूर कोई और है। कहते हुए काजल ने अपनी आंखें घुमाई। मानव ने अपना सिर घुमाकर काजल आहूजा की ओर देखा और पूछा, काजल, यह व्यक्ति कौन है? वह मेरी कजन का हस्बैंड है, घर जमाई है। यह अच्छे से जोड़े धो सकता है, खाना बना सकता है, चैलेंज कभी नहीं कर सकता, काजल ने अनमने मन से बताया। मानव की हंसी नहीं रुकी और वह जोर से हंसा। बेटा, मैं तुम जैसे आदित्य कपूर की बात नहीं कर रहा हूं, मानव ने मजाकिया लहजे में कहा। सच कहूं तो मैं ऐसे हारे हुए किसी इंसान को जानता तक नहीं। उसने एक और वाक्य जोड़ दिया, शेखी बघारने से तो ओड़े वाला घर जमाई आदित्य कपूर ही अच्छा था। कम से कम झूठ बोलकर ही लड़कियों को उत्साहित नहीं करता था। आदित्य ने भी उसका मजाक उड़ाया, पर मानव का चेहरा बदल गया। शेखी बघारना? क्या तुम मौत की तलाश में हो? मानव ने उसे डांटते हुए कहा और आदित्य की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अमन तुरंत आगे बढ़ा और उनके बीच में खड़ा हो गया। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मुझसे लड़ो। लड़के एक हैंडीकैप्ड? मानव ने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, एक हैंडीकैप्ड को धमकाऊं? मेरा केवल इतना नहीं गिरा। मानव, आप उसे जाने दो, आखिर वह मेरा जीजा है। काजल उनके बीच बचाव के लिए आगे बढ़ी। मानव ने काजल की ओर ठंडी निगाहों से देखा और कहा, उसने मुझसे बदतमीजी से बात की और तुम चाहती हो मैं उसे जाने दूं? काजल ने आदित्य को बाह पकड़कर साइड खींचा और बोली, आदित्य वह सरल आदमी नहीं है, बेहतर होगा तुम माजी मांग लो, माफी मांग लो। क्या वह इसके लायक भी है? आदित्य ने फिर से हंसते हुए व्यंग किया। आदित्य कपूर? काजल अविश्वास से बोली, बच्चे तुम बहुत घमंडी हो, अगर आज मैं तुम्हें सबक न सिखाऊं तो मानव अरोड़ा मेरा नाम नहीं, मानव ने उस स्वर में कहा और अपनी मुट्ठियां भींचकर आदित्य की तरफ चल पड़ा। काजल उसे मजबूती से पकड़कर रोकते हुए बोली, क्या आप मेरे लिए उसे छोड़ दोगे? काजल की आवाज में विनती थी। मानव की नजर उसके शरीर पर टिक गई और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। ओके, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, यह उसे एहसान समझना चाहिए। मानव हाथ बांधकर खड़े होते हुए बोला, थैंक यू। करेते हुए काजल आदित्य के पास आई और गुस्से में बोली, आदित्य यह सिटी सेंटर नहीं साउथ साइड है, परेशानी खड़ी करना बंद करो, नहीं तो मैं अपनी बहन को समझाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाऊंगी। लंबे समय से मेरा तुम्हारी बहन से कोई रिश्ता नहीं, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी किसी की भी समझने को कोई जरूरत नहीं है। काजल को अभी भी नहीं पता था आदित्य और किंजल का तलाक हो चुका है। इसे लगा आदित्य बस गुस्से में ऐसा बोल रहा है। वह बात को समेटते हुए बोली, ओके, मैं आप दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगी, पर यहां तुम भी मेरे लिए परेशानी खड़ी न करो। इतना बोलकर वह साइड चली गई। मिस्टर कपूर, आपने मुझे उस मानव को सबक क्यों नहीं सिखाने दिया? आदित्य ने हाथ हिलाया और कहा, उसके केवल तक गिरने की कोई जरूरत नहीं है। अमन को भी समझ आया, उसने सहमति में सिर हिलाया और दोनों सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। आदित्य को फिर से कुछ अजीब सी एनर्जी का आभास हुआ।
यह नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसका पता करना होगा। मुकाबला खत्म होने बाद इसका भी पता करना होगा। आदित्य ने खुद से कहा। पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था, फिर भी बहुत सारे लोग सीमा रेखा के बाहर खड़े होकर कुछ न कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। यहां बहुत सिक्योरिटी थी। धीरे धीरे दिन ढल गया और शाम के 7 बज गए। आसमान की रंगत गहराने लगी। तभी एक और मंच पर लाइट ऑन हुई और होस्ट ने चीखते हुए कहा, इंतजार की घड़ियां खत्म, हमारे बीच पहुंच रहे हैं अरुण ओसवाल। सभी लोगों की नजर एंट्रेंस की तरफ घूम गई। काजल और उसकी फ्रेंड्स के साथ साथ उसके ग्रुप की नजर एंट्रेंस पर थी। अरुण ओसवाल आ गए, अब तो आप हमें एंट्री दिला दोगे? काजल ने मानव से कहा।